नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी राजी पूर्वक से होंगे। मैं भी आनंदमय हूं। तो चलिए, आज आपको लेके चलता हूं मैं उत्तराखंड, साल 1995 में। आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है दीपचंद जी। दीपचंद जी के पिता एक ढाबा चलाने का काम करते थे अपने भाई के साथ में, यानी मेरे चाचा के साथ में। हमारे पास में वही ढाबा था जिससे हमारा घर गृहस्थी सब कुछ चलता था। मेरी 3 बहनों का शादी उसी ढाबा के कमाई से मेरे पिता चाचा ने किया था। चाचा की भी शादी उसी से हुआ था, उसी के कमाई से। मतलब ले दे के वो ढाबा जो था हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली था। लेकिन एक रात जब मेरे पिता का मौत हो जाती है उसी ढाबा में, इसके बाद हमारा घर गृहस्थी बिखरने लगता है। सब कोई जैसे गम में डूब गए थे। अब बात ही ऐसी थी, जब घर का मुखिया का हाल तो ऐसा होता है तो लोग बाग अपना होश जैसे गंवा बैठे थे। सबसे बुरा हाल था मेरी माँ का। अब मैं भी सबको देख रहा था, मैं अपने पिता को देख रहा था। ऐसा लगता था कि वो मरे नहीं हैं, जिंदा है। ऐसा लग रहा था कि अभी बोल पड़ेंगे, अरे दीपू उठ जा बेटा, मेरे लिए पानी लेके आ। सुबह सुबह तो ऐसे ही आवाज़ में सुनता था। मुझे लगता था कि बस कुछ ही देर में बोल पड़ेंगे, अरे दीपू क्या देख रहा है, जाके पानी ले आना, मुझे जल्दी हो रही है, मुझे जाना है। लेकिन एक बार वो जो गहरी नींद में सोए, मौत की नींद में, वो दोबारा उठे नहीं। लेकिन ये संसार का नियम है, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन पिताजी की मौत के बाद कुछ अफवाह भी हमारे घर के आसपास में, जो हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया था। अब उनकी मुंह की बातें कौन छीन सकता है। लेकिन बुरा लगता था हम लोगों को। हम चाहते थे कि ऐसी बात का अफवाह ना फैले। अब उन लोगों का मानना था कि ऐसा साधारण मौत नहीं है, ये साधारण मौत हो ही नहीं सकती, ज़रूर इनके साथ में कुछ बुरा हुआ है। लेकिन बुरा क्या हुआ है ये तो हम लोग को पता नहीं था। खैर, इसके बाद जब जिम्मेदारी मेरे चाचा पर पूरी तरह से आ जाती है तो अपनी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। मैं उस टाइम छोटा था, मतलब करीब करीब 19 या 20 साल का था। तब से मैं भी अपने चाचा का मदद करने के लिए पहुंच गया था। हालांकि मुझे मना करते थे, कहते थे कि दीपू जाके अपना पढ़ाई लिखाई कर, अपना कुछ घर का काम कर, मैं अकेले हूँ ना, सब कुछ चला लूँगा। लेकिन मैं जानता था कि अब मेरे परिवार का मुखिया मेरे चाचा ही हैं। मुझे इनकी मदद करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह पर है, जब भी मेरे पास वक्त होता मैं ज़रूर चाचा का मदद करने के लिए हाजिर हो जाता था। अब मेरी ये काम से चाचा बहुत खुश होते थे। लेकिन बीच में पढ़ाई जो थी वो चलती रहती थी। आखिरकार 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन उन 2 सालों में जो हमारा बिजनेस था, जैसा पहले चलता था, सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगा था। एक बार तो ऐसा भी नौबत आया था कि चाचा और चाची, मेरी माँ, तीनों बैठकर रात में, जब मैं नींद में सोया हुआ था, मैं चाचा को पहली बार रोते हुए देखा था। मेरी माँ के आगे, अपनी मतलब पत्नी के आगे वो रो रहे थे। मेरी माँ उनको तसल्ली दे रही थी, अब उनको समझा रही थी, लेकिन किस बात पर रोना रो रहे थे। जब मैं जगता हूँ तब मैं भौचक्का रह जाता हूँ। मेरी माँ कहती, बेटा तू सो जा। मैं जानना चाहता था कि बात क्या था, लेकिन मेरे माँ कहती कि बेटा सो जा, ये हम लोग का आपस की बात है। आखिरकार मैं सो जाता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती है। लेकिन जो बातचीत चलती है, इतना मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग पर आर्थिक संकट आ गया है। हमारा जो ढाबा है पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब तो उसमें उतनी कमाई नहीं जितनी लागत हमारा चाचा लगाते थे। बड़ी मुश्किल से ही लौट पाता था। अब चाचा को अब ये कहना था मेरी माँ के आगे और चाची के आगे कि इस ढाबा को बंद करके मैं शहर चला जाता हूँ, वहाँ जाके कोई नौकरी कर लेता हूँ, तभी हमारा घर बार चल पाएगा। चाची तो तैयार थी, लेकिन मेरी जो माँ थी वो कह रही थी कि नहीं, इसी ढाबा से हमारा सब कुछ हुआ है, इसी ढाबा के वजह से हमारी 3 बेटियों की शादी हुआ, तुम्हारा भी शादी हुआ है। आज ये ढाबा क्यों ऐसा हो गया, इसका रीज़न जानने की कोशिश करो। क्या तुम्हारे खाने बनाने में कोई कमी है, ग्राहक तुमसे संतुष्टि नहीं है, इस चीज़ को ढूंढा करो ना, कुछ इसमें बदलाव करो, कुछ चेंजेस करो,
देखना एक दिन ढाबा पहले की तरह चलने लगेगा। मेरी माँ दूर की कौड़ी बता रही थी और चाचा को भी धीरे धीरे समझ में याद आता है। और तब माँ कहती, तुम चिंता मत करो, मेरे पास में कुछ अपने जेवर हैं, मैं वो देती हूँ और उनको बेच करके अपने जो भी सामान चाहिए एक बार पूरा भर लो। और देखना मेरा दिल कहता है कि ढाबा फिर से चलना शुरू करेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। माँ बहुत शिक्षा देती है और तब चाचा का दिमाग खुलता है। हमारे ढाबा में नॉन वेज वगैरह नहीं बना करता था। हमारे ढाबा में प्योर वेज का काम था, प्योर वेज ही हमारे यहाँ चलता था। कई ग्राहक आते भी थे नॉन वेज ढूंढते हुए और तब हम लोग मना कर देते थे, चाचा भी मना कर देते थे कि नहीं जी, हमारे यहाँ पर नॉन वेज मिलेगा ही नहीं। आखिरकार जब वो फिर से ढाबा का शुरुआत करते हैं, माँ को जेवर को बेच करके, और वो नए सिरे से अपना काम को स्टार्ट करते हैं। अब नए नए तरीके ढूंढते हैं खाना बनाने का। हाँ, फर्क तो पड़ा था, लेकिन इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ा था। अभी भी मायूस रहा करते थे। इन बीचों 2 साल हो जाता है। मैं अब पढ़ाई लिखाई जितना करना था, मैं अब देख लिया था कि पारिवारिक स्थिति मेरी डवाडोल है। अब इतना महंगा फीस कौन भला भरेगा। और तब मैं ठान लेता हूँ कि नहीं, मुझे भी अब चल के चाचा के साथ में काम करना चाहिए। अब मैं चाचा के ढाबा पा जाता हूँ। चाचा मुझे मना करते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारे लिए ये ढाबा नहीं है, ये हम लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं। तुम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए तो शहर है, तुम वहाँ चले जाओ, तुम कोई अच्छी सी नौकरी करो। लेकिन मैं कहता था कि चाचा, ये जो मेरे पापा का ढाबा है ना, मैं इसको फिर से चलाना चाहता हूँ। जैसा मेरा ढाबा पहले चला करता था वैसा फिर से मैं चलाने की कोशिश करूँगा। और आप और हम दोनों मिल करके इस ढाबे को नए सिरे से नए व्यंजन के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं जो बताऊँगा उसी हिसाब से आप काम करना। और इसके बाद चाचा मुस्कुरा देते हैं। मुझे बहुत समझाने का कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा, तुम शहर चले जाओ, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो काम हमारे लिए है। हम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसी में खुश रहते हैं। लेकिन जो मैं भी एक बार ठान लेता था, अपनी जिद में पूरा करवाना जानता था। आखिरकार मेरी जिद के आगे मेरे चाचा हार मान लेते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दूंगा बेटा, बस मुश्किल से 4-5 महीना। अगर इसके बीच में ढाबा सही से चल जाता है तो समझ लो ठीक है, तुम ढाबा चलाओगे। लेकिन जब चल नहीं पाएगा बेटा, तुम्हारा जो मंजिल होगी नौकरी होगी, तुम्हें शहर में जाना पड़ेगा। ये भी हमारी शर्त है। मैं उस शर्त को मान लेता हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंसान था और मैं रेसिपी बुक और बहुत सारे सोर्स थे और उनसे मैं नए नए व्यंजन का अब तलाश करता हूँ। अब नए ज़माना आ चुका था, नए नए व्यंजन की तरफ लोग भाग रहे थे। मुझे लगा कि हाँ, अब वक्त के साथ हमें भी बदलाव करना चाहिए। मैं और चाचा मिल कर के अपने खाना का जो भी है नया बदलाव कर देते हैं और कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन पहले की तरह जैसे मेरे पिताजी के सामने में होटल चला करता था वैसा नहीं चल रहा था। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा मैं कर रहा हूँ ना, ज़रूर मैं एक दिन सफलता हासिल करूँगा, मेरा ढाबा फिर से चलने लगेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम थी और उम्मीद मेरा बिल्कुल अपने ढाबा के ऊपर में था कि ढाबा फिर चलने लगेगा। 3 महीना बीत जाते हैं लेकिन ढाबा में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। पहले से कुछ आमदनी जरूर बढ़ी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हमारे परिवार के लिए काफ़ी थी। तब चाचा कहते थे कि देखो बेटा, 3 महीना बीत चुका है, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार मैं सब कुछ चल रहा हूँ। हमने सब कुछ व्यंजन बदल दिया, नए नए तरह तुम जैसे बताते हो हम तैयार करते हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ा बेटा, ये गांव देहात का क्षेत्र है, ये रोड है, यहाँ ट्रक वाले कभी रुक जाते हैं तो आमदनी हो जाती है। लेकिन ट्रक वाले जब नहीं रुकेंगे तो तुम चाहे लाख भी भोजन बना लो, स्वादिष्ट बना लो, वो व्यंजन जो है पड़ा ही रहेगा। मेन समस्या है कि ट्रक वाले और जो भी राहगीर हैं हमारे ढाबा की तरफ आकर्षित हों, तभी तो बात बनेगा। उसका भी उपाय हमने ढूंढ लिया था। हम अपने रोड के सामने जहाँ पर हमारा ढाबा था वहाँ पर हम चमकीली लाइटें लगा लिया था कि दूर से लोगों को पता लगे कि हाँ, यहाँ पर ढाबा है और यहाँ पर खाना भी बढ़िया मिलता होगा। लेकिन वो भी तरकीब मेरी काम नहीं आई थी।
लेकिन वो चमकीली लाइट लगाने का अब एक ज़रूर मुझे फ़ायदा हुआ था, और वो फ़ायदा क्या हुआ है मैं आगे बताने जा रहा हूँ। गर्मी भरी रात थी। मेरे चाचा घर चले गए थे। रात के 10 बज रहा था। मैं अपने काउंटर पर बैठा हुआ था, ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था। कुछ सामान पड़ा हुआ था। मैं चाह रहा था कि 12 बजे तक तो ट्रक वाले चलते ही हैं, रास्ता चलता ही रहता है। कोई एक दो ट्रक आके रुक जाएगा और तब ये खाना निकल जाएगा, और इसके बाद मैं आराम कर लूँगा। मैं इंतज़ार करता हूँ, ट्रक आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे ढाबे की तरफ रुकते भी नहीं हैं। देखते ज़रूर होंगे कि यहाँ पर चमकीली लाइट लगी है, ढाबा होगा, लेकिन कोई रुके तभी तो बात बने। 10 बज रहा था। मैं बेचैन था कि क्या करें, कब क्या करें, कोई अब रुकता ही नहीं है। एक तो बहुत देर में ट्रक आती थी और इसके बाद वो एकदम तेज़ी से निकल जाती थी। मैं मायूस हो गया था, और तभी मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि क्या मुझे शहर जाना पड़ेगा, क्या मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं। और तभी एक खनकती हुई आवाज़ किसी औरत की सुनाई पड़ती है मेरे कानों में। खाना है क्या? गरम खाना है आपके पास में? तब मेरा ध्यान टूटता है तो मैं देखता हूँ कि एक जवान महिला अपने चेहरे को ढके हुए, आधा चेहरा ढका हुआ था और सिर्फ आंखें का हिस्सा खुला हुआ था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं इसको आते हुए देखा नहीं कि कब आई, किधर से आई। मैं तो जैसे अपने ध्यान में मगन था, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। मैं यही सोच रहा था कि क्या मुझे नौकरी करने शहर जाना पड़ेगा। लेकिन जब ये औरत आती है और खनकती आवाज़ में पूछती है खाना है क्या, गरम है क्या, और तब मैं कहता हूँ हाँ हाँ खाना मिल जाएगा, खाना है। तब कहती नहीं, ले जाना है। मैं कहने लगा क्या चाहिए आपको, और तब कहती है जिससे पेट भर जाए, इंसानों को पेट भर जाए वही खाना चाहिए। क्या है आपके पास में? मेरे पास में जो भी व्यंजन बचा हुआ था मैं सबका नाम बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल तो यही है। एक तरह से मायूस लग जाती है। उसके चेहरे पर निराशा का भाव आंखों में मैं देख लेता हूँ, और जैसे नाखुश सी लग रही थी। मैं कहने लगा कि क्या ये व्यंजन आपको पसंद नहीं आया? कहती नहीं, मैं तो सोच के आई थी कि यहाँ पर नॉनवेज भी मिलेगा। चमकीली लाइट देखी थी तो मुझे लगा ज़रूर यहाँ पर नॉनवेज होगा। मुझे उम्मीद थी कि आपके पास मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ही आकर के मुझे नॉनवेज नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग बनाते नहीं हो क्या नॉनवेज? मैं उसकी बात का जवाब देने लगा था। मैं कहने लगा कि देखिए मैडम, बनाने को हम बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिमांड हो तब ना। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर भेजी खाना चलता है, हम इसी में खुश रहते हैं। मैं अपना कुछ दुखड़ा उससे कुछ नहीं बताता हूँ। अब पहली मेरी ग्राहक थी और मैं उसकी तरफ आकर्षित, वो मेरी तरफ आकर्षित, हम दोनों बातचीत कर रहे थे। तब कहती है कि अगर मैं आपको डिमांड करूं, मैं आपको ऑर्डर करूं, तब क्या आप नॉनवेज बना सकते हैं? मैं सोच में पड़ गया था। मैं अपनी बातों में खुद फंस गया था। हालांकि ऐसा नहीं कहा कि हम नॉनवेज खाते नहीं थे, बनाते नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोग चॉइस नहीं करते थे, बहुत कम चॉइस करते थे नॉन वेज के प्रति। तो हमें लगता था कि हमारा काम तो वेज का ही है। अब मैं अपनी बातों में फंस गया था, और तब मैं कहता हूँ अगर आप फरमाइश करेंगे, ऑर्डर देंगी, तो हम वो भी काम कर लेंगे। अब वो पहली बार मुझे लगा कि उसके चेहरे पर मुस्कान आया होगा। चेहरे पर पतला सा जैसे दुपट्टा जैसा कोई था, गोरा गोरा सा उसका चेहरा था, और जब मुस्कुराती थी तो दुपट्टा थोड़ा खिंच जाता था। और तब मुझे एहसास होता था कि हाँ ये खुश है और ये मुस्कुरा रही है। आखिरकार कहती है कि अभी के खाना तो हमें 4 लोगों का पैक कर दो, और देखना कम ना पड़े, कुछ ज़्यादा ही डाल देना, पैसे की चिंता मत करना। मैं खुश हो गया था, इतना ही तो हमारे पास में खाना था, और उस खाने को मैं अच्छी तरह से पैक करके और उसके आगे रख देता हूँ। और तब कहती है कि आप बताओ कितना पैसा हुआ। मैं पैसा बताता हूँ, तब मुझे वो नोट पकड़ाती है, करारे करारे नोट। इतने सारे नोट देखकर मैं कहता हूँ मैडम इतना नहीं हुआ, मैं जो बताया है उतना ही पैसा हुआ। और तब कहती है आप रख लो एडवांस समझ करके, कल से मुझे नॉनवेज खाना चाहिए 4 लोगों के लिए, और मैं इसी वक्त में आऊँगी, आप तैयार रखना। इसलिए मैं आपको ये एडवांस पैसा दे के जा रही हूँ, अब तो आप बनाओगे ना। मैं अपनी बातों में फंस चुका था। अब मैं कहने लगा कि जी
मैं बिल्कुल बनाऊंगा। जब अगर आप एडवांस पैसा दे के जा रही हो तो मैं ज़रूर आपका ये काम ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो औरत रोड की तरफ चली जाती है। ना तो उसके पास में कोई साधन था और ना उसके साथ में कोई था। रोड के तरफ जा कर के दाहिने साइड में मुड़ जाती है। और उस साइड में मैं बिल्कुल जानता था, उस साइड में आगे चल कर के बस्ती है, गांव है, लेकिन सबसे पहले शमशान था। मुझे उसको जाता देख कर के थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि रात के टाइम में अकेली औरत है और मैं उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाया था। आंखों से इतना उसका उम्र का पता नहीं लग रहा था। जब तक उसका दुपट्टा नहीं हटता, जब तक उसका चेहरा नहीं देखता, उम्र का कैसे पता लगता। लेकिन इतना जरूर बोलचाल से और उसका मुस्कुराने के अंदाज से और उसका शरीर के कद काटे से इतना जान चुका था कि इसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होनी चाहिए। चली जाती है, मैं उस करारे करारे नोट को देखता हूँ और एक तरह से बड़ा आनंद भी आता है। बहुत दिनों के बाद इतना पैसा आया था और उस पैसे को देख करके मुझे लग रहा था क्या मेरी किस्मत पलटने वाली है। ये जो जगमग लाइट लगाई हैं, ये ज़रूर इसी का असर है। ये औरत इसी लाइट के वजह से आकर्षित होकर के और मेरे पास में आई है। चलो अच्छा, हमने शुरुआत किया। अब कल का भी टेंशन होती है कि मैं अपने चाचा को कैसे मनाऊंगा, क्योंकि वो ढाबा में नॉनवेज कभी बनाते नहीं थे, ना कभी बनाने का कोशिश किया था। मैं कैसे मनाऊंगा, चलो कल की कल देखी जाएगी। इसके बाद मेरा ढाबा तो एक तरह से खाली हो चुका था। अब कुछ व्यंजन बचा ही नहीं था, तो मैं अपने ढाबे को बंद करता हूँ और फिर अपने स्थान पर आ जाता हूँ जहाँ मैं सोया करता था। आराम से खाट पर मैं उसी औरत के बारे में सोचता हुआ, देखो ना कितनी पैसे वाली है, करारे करारे नोट मुझे देती है और हिसाब किताब भी नहीं पूछती है। ज़रूर बड़े घर की बेटी होगी, बड़े घर की बेटी होगी, लेकिन अकेली क्यों आई है, इसके पास में कोई साधन क्यों नहीं है। मैं उसी के बारे में सोचते सोचते कब मुझे नींद आ जाती है और जब सुबह होती है तभी मेरी आँख खुलती है। जब चाचा आकर के आवाज़ लगाने लगते हैं, मेरा नाम लेकर के, दीपू दीपू दरवाज़ा खोलो बेटा, सुबह हो चुकी है। और तब मैं अंगड़ाई लेते उठता हूँ और वो करारे करारे नोट का खुशबू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अपने सिरहाने तकिए के पास उस करारे करारे नोट को रख कर के सो गया था। मैं सारा नोट उठाता हूँ, अपने मुट्ठी में दबाता हूँ, जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। चाचा जी हाजिर हो गए थे और कहते हैं, हाँ बेटा, आज बहुत लेट कर दी तुमने, तुम तो पहले उठ जाते थे। और तब मैं कहता हूँ, चाचा पहले ये पकड़ो। मेरी तरफ आश्चर्य से देखते हैं, ये क्या बेटा। जब करारे करारे नोट देखते हैं तो उनकी भी आंखें फैल जाती हैं। ये क्या है, ये कैसा पैसा है बेटा, वो मुझसे सवाल पूछते हैं। और तब मैं रात की कहानी बता देता हूँ कि देखो वो जगमग लाइट का असर तो हुआ है चाचा, एक औरत बड़े घर की आई है। मैं सब कुछ बात बता देता हूँ और कहता हूँ एडवांस भी देके गई है और हमें 4 आदमियों का नॉनवेज खाना बनाना पड़ेगा। अब डेली का ऑर्डर समझो मिल गया है। अब हमारी ढाबा का किस्मत बदलने वाली है। अब चाचा इसमें ना नुकुर मत करना। बड़ी मुश्किल से हमारा ढाबा चलने को तैयार बैठा है। अगर इसमें ना नुकुर करोगे, मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगा, तो समझ लो अब कुछ नहीं हो पाएगा। बस आप जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे हिसाब से अब चलो। चाचा मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था, वो मेरे को देख रहे थे और वो जानते थे कि मैं जिद्दी किस्म के इंसान हूँ। मैं जितना जिद्द कर लेता हूँ मैं किसी से संभलता नहीं हूँ। चाचा ही मुझे संभालने की कोशिश करते थे और तब कहते हैं, ठीक है सरकार, ठीक है मालिक, हंसते हुए, मैं ज़रूर आपके लिए ये काम करूँगा, लेकिन लाने का काम आपका है। बाज़ार आप जाना, आज जो भी लाना है आप सोच समझ के ले आना। क्या लाना है आपको तो पता ही होगा। मैं कहने लगा, आप फिक्र मत करो। और इसके बाद मैं अपना घर लौट जाता हूँ। अब मैं नहाता हूँ, धोता हूँ और दोपहर के बाद मैं अपने ढाबे की तरफ चल देता हूँ साइकिल लेकर के। मैं साइकिल से आया जाया करता था और इसके बाद ढाबे में हम लोग लग जाते थे। जब 4 बजे मैं निकलता हूँ और अपना सामान लाने के लिए, यानी नॉन वेज, चाचा मुझे देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो जान रहे थे कि मैं जो एक बार जिद कर लेता हूँ, ठान लेता हूँ, मैं कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखता हूँ।
इसके बाद मैं बाजार से सारा सौदा लेकर के आ जाता हूँ। चाचा को पकड़ा देता हूँ कि आपका बनाने का जिम्मेदारी आपकी। चाचा अपना काम में जुट जाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखते हैं कि जो भेज खाते हैं अब उनसे अलग रखा जाए। उसके लिए सारा बर्तन भाड़ा सब अलग कर लेते हैं। मैं भी देख रहा था सब कुछ, और मैं चाचा के क्रियाकलाप पर मुस्कुरा भी रहा था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, अपने हिसाब से चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि अपने ढाबा को हम नाम क्यों ना बदल दें। हम शुद्ध की जगह पर हम नॉन वेज लिख दें, तब मेरा ढाबा तो चलने लगेगा। और वैसा ही मैं करता हूँ। खुद ही अपने बोर्ड पर मैं कुछ अक्षर मिटाता हूँ और कुछ नया अक्षर वहाँ पर उकेर देता हूँ। अब जो मेरा शुद्ध ढाबा था, नॉन वेज ढाबा बन चुका था। आज सच कहूँ ना, जब शाम होती है ना, आज चाचा जब उस चीज़ को बना लेते हैं, उसकी खुशबू वो कभी कभी घर में बनाया करते थे, और तब खुशबू दूर तक फैल जाती थी। ना जाने कौन कौन सा मसाले का इस्तेमाल करते थे। अब मैं तो खुद उस खुशबू में खोस आ गया था। मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैं उस चीज़ को अब परखना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था। और मैं थोड़ा सा स्वाद लेता हूँ तो गजब का वो नॉनवेज बना हुआ था। मैं तो हैरान हो गया था चाचा की कारीगरी पर। मैं उनको एक तरह से तारीफ़ करने लगता हूँ कि चाचा जी, इस चीज़ में तो आप मास्टर हो। खाना बनाने में आपका कोई जवाब नहीं है। आपके आशीर्वाद से अब ढाबा देखना चलेगा। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा ही लेके आया था। एक्स्ट्रा खाना जो था नॉन वेज का, कुछ ग्राहक भी आ जाते हैं। जब बोर्ड देखते हैं तब खाना हमारा चल पड़ता है। आखिरकार जब ग्राहक और बढ़ जाते हैं, नॉन वेज का डिमांड बढ़ जाती है, मुझे लगने लगा कि आखिरकार उस औरत का ऑर्डर हम पूरा कैसे करेंगे। चाचा मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या करूं। मैं कहता हूं कि चाचा तुम अपना खाना दो। मैं साइकिल उठाता हूं, अब फिर मैं जाता हूं बाज़ार में, दुकान से जा कर के फिर सौदा लेके आता हूं। मतलब मुझे 2 बार जाना पड़ा था, तब जा कर के हमारा काम चल पड़ा था। नॉन वेज के नाम से ही हमारा काम स्टार्ट हो चुका था। लोग बाग नॉन वेज का तारीफ भी कर रहे थे। कई लोगों का कहना था कि हम तो पक गए थे आपका वो बिना स्वाद का खाना खाते खाते। अब देखो ना कितना आनंद आ रहा है। अपनी अपनी चॉइस लोगों का। अब हम चॉइस के बारे में क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ ना, सही लाइन पर मेरी अब ढाबा चलने वाला है। मुझे यही लाइन पकड़ करके चलना पड़ेगा। रात के जब 9 बज जाता है तब मैं चाचा कहता हूँ आप निकल जाओ, अब मैं संभाल लूँगा। चाचा मुझे कुछ अब रोज़ की तरह थोड़ा सा अब मुझे लेक्चर देते थे। सारे दरवाजे बंद कर लेना। रात के टाइम में जब दरवाज़ा बंद कर लो ना, कोई भी आवाज़ दे दरवाज़ा मत खोलना जब तक तुम्हें जानकार न लगे। ऐसे ही मुझे शिक्षा दिया करते थे। वो डरते थे। पास में थोड़ी दूर पर शमशान था और भूत प्रेत से भयभीत होते थे। उनका मानना था कि यहाँ पर रात के टाइम में रोड पर जब हमारी दुकानें बंद हो जाती है, ढाबा बंद हो जाता है, तब भूत प्रेत रात में निकल पड़ते हैं अपने शिकार की तलाश में। इस चीज़ से बहुत ही घबराया करते थे। अब मैं अपने पिता का मौत को भूला भी नहीं था। हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनका भी यही कहना था कि हमारे पिता का मौत ऐसे नहीं हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ है, उनके साथ में कुछ न कुछ कहानी बनी है, उसमें भूत प्रेत का हाथ है। वो शब्द उनका मैं आज भी नहीं भूला हूँ। लेकिन मैं पढ़ा लिखा था ना, मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था। चाचा जी के जाने के बाद मैं अपने दुकान पर बैठ जाता हूँ। कुछ और ग्राहक आते हैं, लेकिन वो नॉन वेज खाने वाले नहीं थे। मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। वो वेज खाने वाले थे, लेकिन जब नॉन वेज का बोर्ड देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। कहते हैं क्या मतलब, आज के बाद क्या यहाँ पर नॉन वेज बना करेगा? तब मैं कहता हूँ नहीं, दोनों चीज़ बना करेगा। हमारे वेज का बर्तन अलग है, सब कुछ हमारा अलग है, और नॉन वेज का अलग है। आप बेफिक्र रहिए। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आपको वेज में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा गारंटी है। हम इस चीज़ को बहुत ही पवित्र तरह से बनाते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अब उनको संतुष्टि हो जाती है, भोजन करते हैं, और तब रात का 10 बज जाता है। उनके जाने के बाद मैं घड़ी देखता हूँ, अरे अभी मैडम नहीं आई, मैडम नहीं आई। मैं फिर अंदर जाता हूँ किसी काम से,
आज जब लौट के आता हूँ तब मैं देखता हूँ काउंटर के पास में खड़ी दिखाई दे रही है। कल जैसा ही ड्रेस था, मैं जब विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो झीना जो पतला सा दुपट्टा था अपने चेहरे पर बांध रखी थी, वो बिल्कुल सेम टू सेम था। खुले हुए बाल थे, वैसे ही आंखें मतवाली, और आकर के खड़ी हो गई थी। कब आई, मैं अंदर से जब तक बाहर आता हूँ तब तक खड़ा हुआ पाता हूँ। मैं उनको देख करके अभिवादन करता हूँ और तब मुस्कुरा करके एक तरह से कहती, मेरा अब मटेरियल रेडी है, खाना रेडी है। और तब मैं कहता हूँ, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, खाना सब कुछ पैक था। और मैं उनको पकड़ा देता हूँ और वो खाना जैसे सुगंध से वो समझ जाती है कि खाना आज का लाजवाब बना हुआ है, और तब तारीफ़ करने लगती है, कहती है आज खाने का सुगंध ही अलग है। और तब मैं कहता हूँ कि हाँ, अब इसमें खाने में हमारी चाचा जी बनाते हैं और बहुत किस्म के मसाले का प्रयोग करते हैं, उन्हीं की कारीगरी है। अब मुस्कुराती है और फिर मुझे कुछ नगद पैसा पकड़ा देती है। आज भी कुछ ज़्यादा ही पैसा था। और तब मैं कहता हूँ, मैडम इतना पैसा तो आपने कल भी दिया था, इससे ज़्यादा अभी तो हमारे पास में और आपका एडवांस पड़ा हुआ है, ये पैसा आप रखिए, जब ज़रूरत होगी तो हम मांग लेंगे। और तब कहती, नहीं भाई ये रख लो, ये सब तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तुम इतना मेहनत कर रहे हो, आप इस ढाबे पर वेज बना करता था, मेरे लिए नॉन वेज बनाते हो और मेरे लिए सब कुछ करते हो, ये तो आपका हक बनता है। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इतना पैसा आप मुफ्त में मत बांटिए, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। मेरा जो काम था मैंने बता दिया था, अब उनकी मर्जी थी। पैसा पा करके मैं भी खुश था। और इसके बाद वो रुकती नहीं है, सीधा रोड पर और दाहिने साइड जिधर में शमशान का इलाका था उस साइड में मुड़ जाती है। शमशान पार करने के बाद में बस्ती शुरू होती थी। मुझे लगा कि उस बस्ती की होगी, घूमते फिरते हवा पानी खाते हुए, गर्मी के दिन थे, पैदल अपना आ गई होगी, थोड़ा कसरत हो जा करेगा। मैं यही सब सोचता था, पढ़ा लिखा मैं लड़का था, मैं भूत प्रेत पर विशेष ध्यान देता ही नहीं था, ना इन सत्यों को मैं कभी मानता था। जब मेरे पिता के बारे में ऐसी कुछ अफवाह फैली थी तब भी मैं नहीं माना था, मैं बिल्कुल नहीं माना था। मुझे लगा कि इनका नेचुरल मौत है, या हो सकता है कि हार्ट अटैक से अभी समस्या आ गई हो, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करता था। खैर, जो वह सिलसिला शुरू हुआ ना, तो सिलसिला चल पड़ा था। अब एक तरह से हमारे ढाबे पर लोग वेज कम खाते थे और नॉन वेज ज़्यादा खाने लगे थे। हमारा ढाबा अब पहले की तरह नहीं, अभी टाइम लगना था, लेकिन स्पीड पकड़ लिया था। चाचा भी खुश थे, मैं भी खुश था, और हमारा परिवार भी खुश था। जब अपने ढाबे पर हम बदलाव अपने माँ को बताते हैं तो माँ चौंक जाती, अरे बेटा, कहीं लोग जो पहले के खाने वाले हैं, जो वेज खाने वाले, कहीं नाराज़ ना हो जाए। और तब मैं माँ को समझाता हूँ कि माँ, ज़माना बदल गया है, हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। माँ बहुत कुछ मुझे समझाती है, लेकिन मैं माँ को उल्टा समझा देता हूँ और कहता हूँ, माँ हमें ज़माने के साथ बिल्कुल चलना पड़ेगा, हम पिछड़ नहीं सकते। और तब माँ चुप हो जाती है। और इसके बाद हमारा सिलसिला वही चलता है। वो करेक्ट 10 बजे, 10:30 बजे के बाद वो महिला आती थी मुस्कुराते हुए, और तब मैं गौर करता हूँ कि शायद ऐसा उसका कपड़ा एक ही पहन के आती है, या ऐसा कपड़ा उसके पास में और भी है। भला ये कपड़ा पहन के इंसान अब बार बार क्यों मुझे दिखाई देता है। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कपड़ा पहनने का शौकीन है, इसके पास तो पैसे की कमी है नहीं, ये कौन सा तकलीफ में कपड़ा पहन के रहेगी। मुझे लगता था कि बहुत ही अमीर पार्टी है। मुझे अपने ढाबे पर और खुद पर गर्व होने लगा था। मेरा सोच, मेरा नज़रिया, सब कुछ ढाबे को बदल दिया था। मेरा बंद होता हुआ ढाबा जब अचानक चलने लगता है, आप खुश तो होना ही था। मैं, मेरा परिवार और मेरे चाचा जी खुश रहा करते थे। वो मेरी तारीफ़ किया करते थे कि देखो, तुम्हारे आइडिया से ये ढाबा जो बंद होने वाला था और आखिरकार चल पड़ा। तारीफ़ सुनकर के किसको अच्छा नहीं लगता था। मैं भी अब एक तरह से फूल के कुप्पा हो जाता था। अब मैं उस औरत की बात करता हूँ। वो औरत का कद काठी, उसका बड़ी बड़ी सुंदर आंखें मुझे आकर्षित करती थी, लेकिन मैं उसका पूरा चेहरा कभी देख नहीं पाया था। वो आती थी, मुझे पैसे देती थी, अपना ऑर्डर का खाना लेके जाती थी। आज जब कभी उसको
अगले दिन नहीं आना होता था तो वो पहले मना कर देती थी कि हम कल नहीं आएंगे, हम 2 दिन के बाद में आएंगे, 3 दिन के बाद में आएंगे, ऐसा बोल देती थी। लेकिन अब हमारा जो ढाबा एक बार जब नॉन वेज स्टार्ट हो चुका था, अब उसके लिए नहीं रुकता था। वो हमारी ग्राहक थी, लेकिन पहला जो ग्राहक हमारे पास में जो वेज खाया करते थे, वो भी अब कुछ लोग उसमें थे जो नॉन वेज का फरमाइश करते थे। अब पहले हम मना कर देते थे, चाचा जी मना कर देते थे, वो लोग भी खुश हो गए थे। वो लोग हमारे चाचा जी का बना हुआ हाथ का नॉन वेज खाना उनको पसंद आने लगा था। खैर, ऐसा चलते चलते लगभग 2 महीना बीत चुका था। इसके बाद मैं उस औरत के प्रति आकर्षित जरूर होता था, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं अपने प्रेम का इजहार करूं। मैं उसको देखना चाहता था। अगर उसका दुपट्टा हटा दिया जाए तो उसका चेहरा कैसा होगा। मैं पहले चेहरा देखना चाहता था, लेकिन मन में एक कशिश थी, एक इच्छा थी कि काश ये मुझसे प्यार करे। कद काठी और उसका मैं जब खाना देता था, बात करने का, मुस्कुराने का, जो मैं सब देख करके बेचैन हो जाता था। लेकिन हिम्मत कभी नहीं पड़ती थी कि मैं अपना दिल की बात उससे कह सकूं। शायद उसको कभी कभी एहसास होता था, जब मैं खाना देते हुए, पैसा देते हुए हमारे हाथ की उंगलियां आपस में टकरा जाती थी, तो मुझे बड़ा ही अलग अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि मैं मधोसी में डूबता जा रहा हूँ। मेरे शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगती थी, और वो झंझनाहट मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं कभी कभी उसको रात में, अब जब मैं सो नहीं पाता था, उसकी याद में जागता रहता था कि कभी मैं उसको देख पाऊंगा, कभी अपने दिल की बात उससे कह पाऊंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। मैं शर्मिला किस्म का इंसान था। लड़कियों के मामले में खास करके मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी। जब अच्छा खासा टाइम बीत जाता है, मेरी हिम्मत कई बार मैंने किया था कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो रात में कभी भूलता नहीं हूँ, जब वो आती है मुस्कुराते हुए और हम बातचीत करते हैं, और खाना मैं देता हूँ, मुझे पैसे देती है, और तब कहती है, अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई। मैं खुश हो जाता हूँ कि न जाने क्या बात बोलेगी, क्या कहेगी, कहीं मेरे दिल की बात को वो जान तो नहीं लिया, कुछ समझ तो नहीं लिया। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन जब वो बोलती है ना, तो मुझे निराशा ही हाथ होती है। वो कहती है, अरे मैं आपको बताना भूल गई, 2 दिन के बाद हमारे यहाँ पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, और उनके लिए भी हमें खाना बनवाना है। मैं अब एक तरह से नाखुश था। मैं तो ना जाने क्या क्या कल्पना किया था कि वो मुझसे प्रेम भरी बातें करेंगी, ना जाने क्या क्या बोलेगी। लेकिन जब वो खाने का नाम लेती है, तो मेरे मन में वो खुशी, वो उल्लास आता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं खुश था। और तब मैं कहता हूँ, मैडम जी, कितने लोग का खाना बनाना है। वो उंगलियों पर गिनते हुए क्या कहती है, 50। 50 का नाम लेती है ना, तो मेरे हृदय की धड़कन बढ़ने लगता है। मतलब अब तो मेरा ढाबा चलने लगा। शायद नॉन वेज खाना इसको परिवार को पसंद आ रहा है। अब तो इसके मेहमान भी नॉन वेज खाना का मजा लेंगे। अब हमारा ढाबा अब पहले की तरह हो गया। अब मेरा ढाबा चलने लगा। मैं मन ही मन खुश था। और तब मुस्कुरा के कहती है कि आप बताओ कितना पैसा दिया जाए। मैं जल्दी से हिसाब लगाकर बता देता हूँ कि मैडम आप इतना पैसा दे दीजिए। उससे 1.5 गुना ज़्यादा मुझे पैसा देती है। हर बार कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसा देती थी। अब मैं उसको मना करता था कि देखिए, ये गलत कर रही हैं, आप ज़्यादा पैसा दे रही हैं। और तब कहती थी कि आप रख लो ना, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। लेकिन वो हिसाब आज तक हो नहीं पाया था। अब उसके पास में ज़्यादा पैसा था और हमारे पास में नहीं था। वो उसके पास था तभी तो दे रही थी, और हमारे पास नहीं था तभी तो हम ले रहे थे। हम भी खुश और वो भी खुश। 50 लोगों का ऑर्डर आ जाता है तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं भी खुश था। और तब मैं कहता हूँ, परसों दिन में होगा या रात में। और तब कहती है, इसी टाइम में मैं आ जाऊँगी। और तब मैं कहता हूँ कि 50 लोगों का खाना आप कैसे लेके जाओगे। तब कहती है, आप मेरी मदद करना ना, आप मेरी मदद करना, आप खाना पहुँचाने में मेरी मदद करोगे ना। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मुझे लगा कि पहली बार उसके घर तक जाऊंगा, अब मैं उसका घर को देख पाऊंगा। शायद हो सकता है कि इसका मैं चेहरा भी देख पाऊं। मेरे मन बड़ा खुश था, बेचैन था
कि बस एक इसके चेहरे का झलक मिल जाए। अगर इसके चेहरे की झलक मिल जाता है, शायद मैं अपने दिल की बात इससे कह पाऊँ। अभी मैं थोड़ा संकोच कर लेता था, घबराता था, डरता था। ना जाने इसका चेहरा कैसा होगा, मैंने आज तक चेहरा देखा नहीं था। लेकिन जब हंसती थी ना, तो एक सलवटें पड़ती थी, थोड़ा सा आभास हो जाता था। जब इतनी सुंदर आंखें हैं तो चेहरा भी सुंदर होगा। लेकिन मेरा मन जो था ना, बस एक झलक उसके पाने के लिए बेकरार था। और वो ऐसी औरत थी कि अपना दुपट्टा कभी हटाती भी नहीं थी। आधा चेहरा ढके हुए मुझसे बात करती थी, सारा बात कह लेती थी। लेकिन मैं सोचता था कभी दुपट्टा इसका चेहरे से गिरेगा, मैं उसको देख पाऊंगा। लेकिन ऐसा आज तक तो हो ही नहीं पाया था। मैं बेहद खुश था। जब मैं वो चली जाती है, इसके बाद मैं उसके ख्यालों में खो जाता हूँ। मैं उसके एक तरह से कहूँ ना, मैं उसके सपने में खो जाता हूँ। अब मैं तरह तरह का सपना देखना शुरू करता हूँ। सपना देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और वो भी मैं जवान हो चुका था। हसीन सपना तो मुझे और भी बहुत प्यारा लगता था। मैं सपना देखता हूँ कि मैं उसके साथ रोड के किनारे मैं एक पेड़ के पास में बैठा हूँ, और वो भी मेरे साथ बैठी हुई है। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मैं अपना इच्छा वही मैं चाहता हूँ कि मैं उसका चेहरा देख पाऊँ, और वो मना करती है कि नहीं नहीं, हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, प्रेम करते रहें। अब मैं जिद पकड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। और तब कहती है कि देखो, अगर तूने मेरा चेहरा देख लिया ना, तो मुझसे दूर भाग जाओगे, मुझसे दूर भाग जाओगे। और तब मैं कहता हूँ नहीं, मैं कभी पीछे नहीं भागूंगा, एक बार चेहरा दिखा दो। अगले पल जब दुपट्टा दुपट्टा चेहरे से हटाती है, अब मैं कहूँ कि मैं सपने में भी चीख पड़ता हूँ। मैं देखता हूँ जो पूरा चेहरा है आंखों का इलाका छोड़ करके, और नीचे के चेहरे पर मांस है ही नहीं, हड्डियों का ढांचा है। मैं चीख पड़ता हूँ, और अगले पल मेरी आंख खुल जाती है। मैं पसीने से नहाया हुआ, एकदम डरा हुआ था। पहली बार मैं इतना भयानक सपना देखा था। ऐसा लगा था कि मेरा प्राण निकल जाएंगे। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन वो सपना ने मुझे डरा के रख दिया था। मैं इसके बाद सो नहीं पाया था। बड़ी मुश्किल से सुबह में नींद आती है, लेकिन कुछ ही देर में सो पाता हूँ। चाचा जी याद थमकते हैं। अब उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी तो करना ही था। आते ही दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं, मेरा नाम लेके, दीपू दीपू दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो। और इसके बाद मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। जब मैं चाचा जी को बताता हूँ कि 50 लोगों का खाना ऑर्डर करके गई है, अब परसों की बात है, हमें तैयारी करना चाहिए। सारा पैसा चाचा जी को दे देता हूँ। और इतने सारे पैसे देख के चाचा जी का आंखें पथरा गई थी। 50 लोगों का नॉनवेज खाना। और तब मैं कहता हूँ हाँ, उसने ऑर्डर करके दिया, एडवांस दे के गई है, हमें तो बनाना ही पड़ेगा। चाचा जी भी खुश हो गए थे। और कहने के परसों की बात है ना, कब चाहिए उसको, दिन में, रात में? जैसा मैंने सवाल पूछा था, चाचा जी मेरे से पूछने लगे। और तब मैं कहता हूँ रात के टाइम में। लेकिन चाचा जी, उस रात को अब मुझे उसके साथ में जाना पड़ेगा। 50 लोगों का खाना है ना, अब वो अकेली औरत कैसे लेके जा पाएगी? अब उसके साथ में साइकिल पर मैं लोड करके ले जाऊंगा। चाचा जी किसी काम में मसरूफ़ थे, शायद वो मेरी बात सुन पाए या ना सुन पाए, मुझे अब इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मैं रात के सपने से डरा हुआ था। ऐसा मुझे लग रहा था कि कहीं सचमुच में ऐसा हो जाए, और तब मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मुझे लगने लगा कि ये सपना है ना, दिमाग ऐसे ही दिखाता रहता है, उसमें सच्चाई नहीं होती है। अगर सच्चाई होती तो हर इंसान का सपना पूरा हो जाता। ये सपने का हेर फेर है। ये हमारे साथ दिमाग खेल खेलता है, हमें ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहां इंसान को जाना संभव ही नहीं होता है। ये सपने का हेर फेर है और कुछ नहीं है, दिमाग का हेर फेर है। अगले पल मैं सब अपने दिमाग से फितूर की बातें निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, वो खूबसूरत है, खूबसूरत ही होगी। मैंने उल्टा सपना देख लिया। और इसके बाद अपने काम, घर आ जाता हूँ, नहाना धोता। इसके बाद खाना वाना खा के दोपहर में फिर वापस, फिर वही सिलसिला अपना शुरू हो जाता है। जब अब वो दिन आ जाता है जब मुझे 50 लोगों का खाना तैयार करके, और उसके साथ, उस महिला के साथ हमें उसके घर तक जाना था। मैं भी बड़ा खुश था। उस दिन मैं नहा धो करके अच्छी तरह से आया था, नए कपड़े पहन करके। और चाचा जी मुझे देख के कहते हैं,
अरे आज तो तुम दूल्हे की तरह सजे हुए लग रहे हो, बात क्या है? मैं झेप जाता हूँ, कहता हूँ नहीं, बस पुराना कपड़ा पहन करके मन ऊब चुका था और सोचा कि आज थोड़ा नया कुछ पहन लिया जाए। चाचा जी अपने काम मसरूफ़ थे, आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब फिर अपना काम हम दोनों मिलकर शुरू कर देते हैं। बाजार जाता हूँ, अब 50 लोगों का और कुछ हमारे जो अब और भी ग्राहक बन गए थे, सबके लिए मैं मटेरियल लेके आता हूँ। और इसके बाद चाचा जी के काम था, मैं मदद करता था। कहते थे कि ये मसाला पकड़ाओ, वो मसाला दे देता था, ये सामान दो तो ये सामान देता था। यही तो मैं काम करता था, लेकिन देखता रहता था कि किस तरह का मसाले डालते हैं। आगे अगर हमें बनाना पड़ा तो मैं कैसे बनाऊंगा। चाचा जी से पूछता था तो चाचा जी मुझे बारीक से बारीक बात को समझाते थे। कहते थे कि बेटा, मसाले डालने से नहीं होता है, मसाले में कितनी गर्मी होनी चाहिए, कितना तेल गर्म होना चाहिए, मसाले का सहन शक्ति कितना उसमें है, सब कुछ उसके बारे में समझाते थे। अगर मसाला तेज आंच पर पक गया, समझ लो उस मसाले का स्वाद चला जाएगा। हर मसाले का अपने अपने गुण हैं और उसको एक तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर उसको भुनना चाहिए और उसको पकाना चाहिए। इतनी बारीक बारीक बातें मैं अपने दिमाग में बिठाने लगता हूँ, लेकिन इतनी दिमाग में बैठती नहीं है। मुझे लगा कि समय आएगा तो मैं खुद देख लूँगा, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, चाचा के हाथ में वो विद्या थी, पाक विद्या, जैसे मेरे पिताजी के हाथों में थी। सेम वही विद्या अब चाचा जी के पास में मैं देख रहा था। मैं बहुत खुश रहा करता था कि देखो, हमारा जो ढाबा कभी बंद होने के कगार पर था, चाचा जी बंद करने का ठान चुके थे, लेकिन देखो वही ढाबा फिर से अब चल पड़ा है। खुशी की बात थी, खुश होना तो बिल्कुल जरूरी था। रात हो जाती है और तब 9 बजे के आसपास मैं चाचा जी को घर भेज देता था कि जाओ, मैं बाकी देख लूँगा। चाचा जी चले जाते हैं। अब उनको लगता है कि रात के टाइम में अब इतना ग्राहक तो आते नहीं है, अब ये 50 खाना है ऑर्डर, वो अपने आप ले आके ले जाएगी, अब कहानी ख़त्म। अब 9:30 10, इसके बाद मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। आज तो मैं दूल्हे की तरह सज के आया था, नए कपड़े पहन करके। मुझे लगा कि आज उसके घर पर जाऊंगा तो एक इम्प्रेशन तो बढ़ना चाहिए। मैं आज लगा था कि हे ईश्वर, एक झलक उसका मुझे दिखा देना, मैं आपका बहुत ही शुक्र गुजार रहूँगा। मन में ना जाने कितने कल्पनाओं को मैं पाल रखा था और उन्हीं कल्पनाओं में मैं उस औरत का चेहरा देख रहा था। कैसी लगेगी? इस हीरोइन की तरह लगेगी। ये जो फिल्म देख के आया था ना, बिल्कुल ऐसी लगेगी। तरह तरह का मैं कल्पना किया करता था और उस कल्पना में मैं एक तरह से अपने आप को ढाल लिया था। जब 10:30 बज जाता है और उस औरत का अता पता नहीं होता है, और तब मुझे टेंशन होने लगती है। बात क्या है भाई, 50 लोगों का खाना बना हुआ है, अभी तक आई नहीं। मैं अपने ढाबे से निकल करके रोड साइड पर टहलने आता हूँ, लेकिन अगले पल मुझे ध्यान आता है, अरे भाई ढाबा पर कोई नहीं है, कोई जंगली जानवर आ जाए, क्योंकि आसपास में ऐसे ही माहौल था वहाँ पर। मुझे डर लगता था कि कहीं खाना पर हाथ ना साफ करे, और नॉन वेज की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। मुझे उसी चीज़ का डर था। मैं जल्दी से ढाबे पर आ जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ। 11 बज जाता है, लेकिन उस औरत का अता पता नहीं होता। मैं थोड़ा मन ही मन दुखी हो जाता हूँ। क्यों नहीं आई? बात क्या हो गया? पैसा पूरा दे के गई, अब इस खाना का क्या होगा? अगर नहीं आएगी तो खाना बर्बाद ही होगा ना। मैं तरह तरह की कल्पना करने लगता हूँ। मैं उस कल्पना में अपना ध्यान खो देता हूँ। आज जब वही खनकती हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती है, तब मेरा ध्यान टूटता है। मैं देखता हूँ कि वही उसी कपड़े में जो मैं डेली देखता था, वही दुपट्टा अपने चेहरे पर ढके हुए, वही मुस्कुराता हुआ आंखें उसकी बड़ी बड़ी सी, और हवा में झूलता हुआ उसका लंबे लंबे बाल, खनकती हुई आवाज़ मैं देख करके मन को शांति मिलती है। मैं एक तरह से कहने लगता हूँ उसको, अरे आप बहुत लेट हो गई हैं, क्या हो गया था? तब कहती है, देखो ना, घर में काम धंधा भी होता ना, अब 50 लोगों का मेहमानबाजी जो करनी है, टाइम तो लगता है। चलिए कोई बात नहीं है, आप रेडी हैं ना? मैं तो रेडी था, मैं तो दुल्हा बन के आया था कि चलो आज अपनी दुल्हनिया से मिलेंगे, अपने ससुराल चलेंगे और देखेंगे हमारे ससुराल में कौन कौन लोग रहते हैं। मैं काल्पनिक आदमी था, कल्पना किया करता था। उस कल्पना में अपने आप को दुल्हा समझ लेता हूँ और वो मेरी दुल्हन बन जाती है। ऐसा तो मैं अपने दिमाग में सब खेल खेलता रहता था। मैं एकदम से रेडी था।
मैं सारा खाना पैक करके और सही जगह से अपने साइकिल पर बांध देता हूँ। कुछ कैरियर पर और कुछ हैंडल पर, सब कुछ बड़े बड़े थैलों में लटका देता हूँ। लेकिन एक थैला बच जाता है। तब कहती है, अरे आप इसको मेरे को दे दीजिए, अब ये साइकिल पर नहीं आएगा। मैं हार मान लेता हूँ और इसके बाद वो थैला पकड़ा देता हूँ और इसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं। अपने ढाबे पर ताला लगा देता हूँ और आगे आगे वो महिला और पीछे पीछे मैं उसको आगे चलता हुआ देख करके खुश होता हूँ। इसके घर में कौन कौन लोग होंगे, मुझे देख करके पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब इसी तरह का मेरे मन में ख्याल था। आखिरकार जब हम रोड पर चलने लगते हैं ना, तो रात ज़्यादा हो चुकी थी। आवागमन रोड का लगभग नाम मात्र का रह गया था। हम जब चल रहे थे ना, उस टाइम तो कोई भी ट्रक वाला, कोई भी बस वाला हमें आता जाता नहीं दिख रहा था। बिल्कुल सुनसान रास्ता था। मैं उससे बात करने का कोशिश करता हूँ और उसमें कामयाब भी रहता हूँ। वो भी मुझसे बात करने लगती हैं और मैं पूछता हूँ, आखिरकार आपके घर में ये कैसा फंक्शन है, कोई कुछ बात है, कोई विशेष चीज़ हो रहा है आपके घर में? तब कहती, हाँ, आज की रात हमारे यहाँ पर विशेष महत्व है और तभी तो हम आपको इतना खाने का ऑर्डर दिए हैं। कुछ विशेष मेहमान हमारे घर पर आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए अब उनको खाना पिलाने का सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है। तब मैं पूछता हूँ कि आपके परिवार में कौन कौन है? आप अकेले ही हमेशा आती हो, कभी मैं आपका भाई को, कभी आपका किसी और को साथ में नहीं देखता हूँ। तब कहती है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, अलग अलग रहते हैं ना, आज हमारा सारा परिवार एक जगह पर होगा। चलो आप देख करके आप खुद ही देख लेना कि हमारा कितना बड़ा परिवार है। मैं मंद ही मंद मुस्कुराता हूँ और फिर उसके पास मैंने उसके साथ चलने लगता हूँ। वो शमशान पीछे छूट जाता है। वो शमशान को देख करके लोग, हमारे जो साथी थे, वो घबरा जाते थे, डर जाते थे। मुझसे कहते थे कि तुम यहाँ पर ढाबा में रात में कैसे रह पाते हो, यहाँ तो कुछ ही दूरी पर शमशान है, कोई भूत प्रेत तुम्हारे पास में नहीं आता है, रात को दरवाज़ा नहीं खड़खड़ाता। तब मैं हंसने लगता है, अरे भाई ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, यहाँ पर भूत प्रेत नहीं आता, ना मैं भूत प्रेत को मानता हूँ और ना इस दुनिया में भूत प्रेत होता है। ये सब फिल्मों में होता है, फिल्मों में ही अच्छा लगता है, तुम लोग तो खाम खा डर जाते हो। मैं सही में भूत प्रेत पर कभी यकीन करता नहीं था। वो शमशान भी पार हो जाता है। अब मैं अगला बस्ती जो आने वाली होती थी, अब उसकी लाइटें अब रोशनी नज़र आने लगती है। मुझे लगा कि उसी बस्ती में इसका घर होगा, लेकिन मेरा जो दिमाग चकराता है आज जब एक जगह पर एक कच्चे रास्ते में उतरने के लिए कहती है बस यहीं से उतर लेते हैं और कुछ ही दूर आगे चलना है। मैं तो सोच रखा था कि आगे वाली बस्ती होगी, लेकिन ये बस्ती में नहीं, ना जाने कहाँ जा रही थी भाई, कहाँ इसका घर है, कहाँ इसके मेहमान हैं। लेकिन उस टाइम तो मैं प्रेम में पड़ा हुआ था ना, उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा परिवार है, मतलब मेरा ससुराल बहुत पैसे वाला है। अब पैसे वाला नहीं, मुझे तो बस उस लड़की से प्यार था जिसे मैं पाने के लिए ना जाने अब यहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा था और नए कपड़े पहन करके अपने आप को दुल्हा ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज मेरे साथ में क्या होने वाला है। जब मैं उस कच्चे रास्ते पर उतर जाता हूँ, साइकिल डगमगाने लगती है। वो मेरे साइकिल को सहारा देती है, अरे चलो मैं पीछे से पकड़ रखी हूँ, आप चिंता मत करो। मैं मानती हूँ कि रास्ता ख़राब है, लेकिन कुछ ही दूर चलना है। हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और तब मैं कहता हूँ और कितना दूर चलना है, और कितना दूर। तब कहती है बस आ ही गए, कुछ ही दूर पर। मैं चारों तरफ देखता हूँ, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ गांव, कोई बस्ती और कुछ भी नज़र नहीं आता है। तब मैं फिर उससे पूछता हूँ और कितनी दूर, अभी तो कोई घर बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई रोशनी। तब कहती है बस कुछ ही दूर चलो ना, फिर सब कुछ नज़र आ जाएगा। अब मैं क्या करता, जब इतना दूर आ चुका था तो अब आगे आना ही था। अब मैं उस लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था, उसको पाने के लिए इतना मेहनत तो मैं कर ही सकता था। आखिरकार जब हम पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकलते हैं कच्ची रास्ते पर, तब मैं देखता हूँ कि वहाँ पर रोशनी नज़र आ रही है। खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे रोशनी मुझे नज़र आ रही थी। और रोशनी इतनी थी वहाँ पर, जो मैं देख रहा हूँ तो वाकई में वहाँ पर भीड़ जैसा माहौल था। लड़की सही कह रही थी, 50 के आसपास वहाँ पर लोग जरूर मौजूद थे।
मैं गिनती तो नहीं कर पाया, लेकिन जब उनकी कद काठी देखता हूं ना, मेरा दिमाग चकराने लगता है। कुछ लोग खड़े थे, अब मुझे लग रहा था कि कम से कम 10-12 फीट के होंगे। इतना बड़ा इंसान अब मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। मेरा सर चकराने लगता है। अब मैं उस जगह पर अपनी साइकिल बहुत तेजी से संभालने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं गिर ना पड़ूँ। जब मैं ऐसे ऐसे लोग को देखता हूँ जो बैठे हुए हैं और वो मेरे से भी ऊंचा दिखाई देते हैं, तो उनकी कद काठी कितनी होगी। ये सब क्या है भाई? खुले आसमान के अंदर में ये कौन सा भूत चल रहा है? मैं जब लड़की के तरफ देखता हूँ, तब कहती है आप शांत रहना, कुछ बोलना मत, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसे ही करना। मैं बाद में सब कुछ आपको बता दूंगी, आप चिंता मत करो। मैं जानती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में भी अब आ गई हूँ, तभी तो मैं तुम्हें इस जगह पर लेके आई हूँ। सच कहूँ ना, मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ भागूं, इस जगह से मैं कैसे निकल जाऊं, मैं इस माहौल से अपने आप को कैसे अलग कर लूं। जब इतने कद काठी के लोग मुझे दिखाई देने लगते हैं तो मेरे तो होश उड़ने लगते हैं। लेकिन वो लड़की मुझे संभालती है, कहती है मेरा नाम लेके, दीपू आप शांत रहना, आप कुछ मत बोलना। अगर आपसे कोई सवाल भी पूछे ना तो उसका जवाब मैं दूंगी, आप बिल्कुल खामोश रहना। आप किसी की तरफ अपनी आंखें दिखाना मत, ना उनको अपनी आंखों में आंखें डाल करके कभी देखने की कोशिश करना। मतलब उसका कहना था कि किसी के नज़र में नज़र मत मिलाना। जो भी तुमसे सवाल पूछे ना, बस नज़रें नीची कर लेना, बाकी मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें इस जगह पर लेके आई हूँ। यही मेरा परिवार है। मैं सबसे आपको मिलाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। वाकई में उस टाइम मेरा जो प्यार था ना, छूमंतर हो चुका था। जब मैं इतने कद काठी के लोग को देखता हूँ, और वो भी शकल सूरत बड़ा अजीब तरह का। किसी के बड़ा सा चेहरा था, किसी का सर बड़ा था, और किसी के बाल बड़े थे। कुछ अलग अलग किस्म के रात के टाइम में अब पीली रोशनी में मुझे नजर आ रहे थे। मैं तो देख करके एकदम डर चुका था। मैं तो कभी भूत प्रेत जिन जिन्नात किस्से कहानियां तो बहुत सुने थे, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इनसे आमना सामना भी कर सकता हूँ। तो क्या ये लड़की इंसान है या फिर इन्हीं की तरह है? अगर इन्हीं की तरह है तो इसका कद काठी सामान्य क्यों है? ऐसा क्यों है? अब मैं तो भाग भी नहीं सकता था, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। और वो लड़की मुझे संभाल रही थी कि देखो डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और तभी तो मैं ये काम करने के लिए आई हूँ, ताकि हम हमेशा एक साथ में रह सके। मैं डरते डरते उस लड़की के साथ उन पंचायती में कह सकता हूँ, एक तरह से पंचायत जैसा लोग बैठे हुए थे, मैं उनके पास जाता हूँ, और तब वो सांप की नज़रें मेरे ऊपर में अब एक तरह से ठहर जाती है। उनकी आंखों का रंग देखता हूँ तो मेरा कलेजा दहलने लगता है। बिल्कुल जैसे लग रहा था कि लाल रोशनी जैसा उनकी आंखों में से प्रकाश निकल रहा हो। मेरा कलेजा कांप उठता है, लेकिन लड़की मुझे सहारा देती है, मेरा नाम लेकर कहती, दीपू डरना मत, उनसे नजरें मत मिलाओ, तुम जमीन की तरफ देखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं कहूँ ना, मेरे बस एक ही इच्छा हो रही थी, छोड़ो ये सब प्रेम का चक्कर, छोड़ो ये सब, यहाँ से जल्दी निकल लो। ये लड़की ना जाने क्या है भाई, ये ना जाने क्या है। तभी एक भारी आवाज गूंजता है, बेटे खाना ले आई हो क्या? खाना सब तैयार है, हो गया है, हमें भूख लग रही है। तब वो लड़की कहती है, हाँ हाँ सब कुछ मैं लेकर आई हूँ, और मैं सब कुछ आपको व्यवस्थित करती हूँ। तब मुझे कहती है, तुम उधर साइड में खड़े हो जाओ, अब मेरा काम है, मैं सब अपना काम करती हूँ। और वो जो भी सामान खाने का पैकिंग जो थैले थे उठा उठा करके आगे की तरफ चलती है। मैं तो उससे थोड़ा साइकिल के पास अपना खड़ा था। जब साइकिल से सारा सामान उठ जाता है, मेरा इच्छा बस यही कर रही थी कि साइकिल घुमाओ और यहाँ से जितना तेज़ी से निकलना है निकल लो। ये सामान्य लोग नहीं हैं, ऐसा इंसान हमने आज तक देखा नहीं है। मैं इतना डरा हुआ था, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि ऐसे वक्त में मुझे करना क्या चाहिए। वो लड़की उनके झुंड में शामिल हो चुकी थी, उनको खाना परोस रही थी, और वो स्वाद ले लेकर के खाने का आनंद ले रहे थे।
आज जैसे एक पल की लड़की मुझे भूल चुकी थी, लेकिन जैसे किसी ने मेरे पीछे से आवाज़ दिया, जैसे कोई और मेहमान अब लेट हो गया हो, वो आ चुका हो, उसी लड़की को जैसे आवाज़ देता है। तब वो लड़की जैसे झुंड में थी, अभी सामान्य कद काठे में थी, एकदम आम इंसान की तरह दिख रही थी, आम लड़की की तरह। आज जब मेरे पीठ के पीछे से कोई आवाज़ देता है, तब आवाज़ सुन करके आवाज़ का जवाब देती है। इसके बाद वहाँ से जैसे दौड़ती हुई आती है ना, तो उसका कद काठी जो था ना, उन्हीं की तरह होने लगता है। वो जैसे मुझे भूल गई थी कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कद काठी के जैसा उन इंसानों का था, वैसा ही उसका भी बढ़ गया है। उसके जैसे मेरे 4 कदम और उसके 1 कदम, अब ये फासला उसका हो चुका था। जैसे मैं उसका कद काठी बढ़े हुए देखता हूँ ना, तो मेरी रही सही होश भी अब खराब होने लगती है। मुझे लगता है कि अब मैं शायद यहाँ से बच नहीं पाऊँगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। वो मुझे अभी भी नज़रअंदाज करके उस मेहमान को हाथ पकड़ के ले जाती है। शायद उसका कोई नज़दीकी अब बंदा था, उसके साथ मुस्कुराते हुए उस झुंड में जाती है। मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि भाग लो बेटा, भाग लो इस जगह से, नहीं तो तुम कभी भी इस जगह से निकल नहीं पाओगे। ये तो भूत प्रेत है। मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था। आज सब मेरे सामने में भूत प्रेत बैठे हुए थे। मुझे उस टाइम यही लग रहा था। जिस लड़की के कद काठी देख करके मैं अब उससे आकर्षित हुआ था, वो भी उन्हीं की तरह हो चुकी थी। मैं बहुत डर चुका था। वो लोग अपने कार्य में व्यस्त थे, खाने पीने में और बातचीत करने में। तब तक वही मौका था। साइकिल मैं पीछे मोड़ता हूँ, इसके बाद मैं गिरते पड़ते आखिरकार जब मैं रास्ता पर आ जाता हूँ, कच्चा रास्ता निकल करके। कई बार मैं गिर चुका था, जल्दीबाजी के चक्कर में बार बार मुड़ के देखता था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि ना अब जाने क्या हो, वो लड़की आ जाए, उसका लंबा हाथ मेरा टेटुआ पकड़ ले, तब मेरा क्या होगा। पसीने से नहाया हुआ आखिरकार जब मेन रोड पर आता हूँ, आज जब साइकिल पर सवार होता हूँ, तब मेरी जान में जान आती है। उसी टाइम हमारे जो रोड पर है, ट्रक सवार गुजरने लगते हैं और उनकी तेज रोशनी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। तेजी से साइकिल चलाता हुआ मैं ढाबे की तरफ, लेकिन ढाबे पर नहीं रुकता हूँ, मैं अपने गांव की तरफ। जब मैं अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, तब मेरे चाचा का आवाज़ सुनाई देती है। वो भी डरा करते थे, कौन है कौन है। तब मैं कहता हूँ दीपू। मेरी आवाज़ में डर था। चाचा जी दरवाज़ा खोलते हैं। इसके बाद मेरे को कुछ ही याद नहीं था कि मेरे साथ में क्या हुआ। जब मुझे होश आता है तो सारे परिवार के लोग मुझ पर झुके हुए थे, मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे, होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरकार जब मैं होश में आता हूँ, तब वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि बात क्या हुआ। जब मैं पूरी कहानी बता देता हूँ, अब मेरा परिवार के सारे लोग कांप जाते हैं। मेरी जो माँ है ना, वो बहुत कुछ जानती थी भूत प्रेत जिन्नात के बारे में। तब कहती है बेटा, कुछ दिन के लिए हम ढाबा बंद कर देंगे, तुम उस ढाबा पर जाओगे नहीं। अब मेरे चाचा को भी बोलते हैं कि आप भी नहीं जाओगे जब तक आसपास हम कुछ ऐसा काम न कर दें, तब तक कोई ढाबा के पास जाएगा नहीं। खास करके दीपू, तुम तो इस घर से बाहर निकलना भी ना। जब तक मैं गुरुजी को लेकर ना आऊँ और जब तक वहाँ पूजा पाठ ना कर दूँ, तब तक तो कोई भी ढाबा पर नहीं जाएगा। मेरी माँ, अब बाद में जब पूजा पाठ हो जाता है और सब कुछ संपन्न हो जाता है, इसमें 2 दिन का वक्त लगता है। मैं 2 दिन तक अपने घर से निकल नहीं पाया था। मैं डरा डर रहता था। ऐसा लगता था कि बस वो मेरे सामने आ गई है, वो मेरे सामने आ गई है। वो भूतनी है, वो चुड़ैल है। जैसे मेरे यार दोस्त बताया करते थे, को शमशान वाली होगी, शमशान वाली प्रेतात्मा होगी। मेरी तो होश उड़ चुके थे। मैं दिन के टाइम भी डरा रहता था। कोई तेज आवाज़ देता था ना, तो मुझे लगता था कि वही मेरा नाम लेके पुकार रही है, दीपू दीपू, और मैं भयभीत हो जाता था। लेकिन जब दुकान का शुद्धिकरण हो जाता है, तांत्रिक बाबा हमारे घर पर आते हैं, आप मेरे भी शुद्धिकरण करते हैं। आज जब सब कुछ विधि विधान से सब कुछ संपन्न हो जाता है, तांत्रिक बाबा के जाने के बाद मेरी माँ मुझे समझाती है कि अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुन, तू यहाँ पर नहीं रहेगा, चाचा जी ढाबा को संभालेंगे और तू शहर जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अब उनके बीच में चला जाए। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती हूँ। तब मैं कहता हूँ माँ, आपने तो सब पूजा पाठ करा लिया, अब किस बात का डर है। तब कहती है, हम भूत प्रेत से जीत सकते हैं बेटा,
लेकिन जिन जिन्नात से नहीं। वो लड़की जिन्नी है, आज तुम्हें अपना मान चुकी है। एक बार जब जिन्नी लड़की किसी से प्यार करती है ना, तो जल्दी से भूलती नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके हत्थे चढ़ो। अगर एक बार उसके हत्थे चढ़ गए ना, तो तुम सदा के लिए हमारे आंखों के सामने से गायब हो जाओगे, उसकी दुनिया में चले जाओगे। अब फिर तुम उस दुनिया से निकल नहीं पाओगे। आप जो माँ कहती है ना, तो मैं सचमुच में डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। इसके बाद मेरा खुद की हिम्मत नहीं होती। परिवार वाले अब मुझ पर दबाव डालते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से शहर जाओ। हमारे रिश्तेदार हैं, चाची के एक रिश्तेदार रहता था, और तब मैं शहर निकल जाता हूँ। लगभग मैं 1.5 साल शहर में रहता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है गांव में जाने का। मैं सोचता भी हूँ ना, तो माँ मुझे गांव आने नहीं देती है। लेकिन हमारे एक दोस्त की शादी थी, और तब मैं आ जाता हूँ 1.5 साल का फासला काट करके। जब मैं अपने गांव में आता हूँ, और मैं ढाबे के हालात पूछता हूँ चाचा जी से, और तब चाचा जी मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि बेटा, ढाबे की चिंता मत कर, ढाबा तो पहले से भी अच्छा चल रहा है। मैं चाचा जी से पूछता हूँ, क्या वो आती है क्या, वो आती है क्या? और तब चाचा जी मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ आई थी ना, शुरू शुरू में कुछ दिनों तक आती थी, और मैं उसको खाना दे दिया करता था। वो शायद तुम्हें तलाशती रहती थी। जब उसको पता लग जाता था, मेरे से कुछ पूछती भी नहीं थी, बस मुझे नगद पैसे कड़कड़ाते हुए नोट दे के चली जाती थी। अगले दिन आती थी, अब मैं तो जानता था वो शायद तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन जब उसको लग गया कि तुम ढाबे पर नहीं होना, इसके बाद वो आना बंद कर दिया, और उसके बाद वो ढाबे पर कभी भी नहीं आई। मेरा जो डर था आखिर वही हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मेरी तलाश करने के लिए ढाबा पर जरूर आएगी। उसको कोई तंत्र मंत्र शायद रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो भूत प्रेत ऐसा कोई शक्ति नहीं थी। वो एक जिन्नात थी। जो मेरी मम्मी कहती थी, उन पर जो तंत्र मंत्र का असर है ना, बहुत कम होता है, उनका मानना था। और जो तंत्र मंत्र होता है, वो असर भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। मैं जो सोचा करता था, आखिरकार वही बात हुई थी। और इसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से 2 रात अपने घर पर रहता हूँ, और इसके बाद शहर। लेकिन जब मेरी शादी ब्याह हो जाती है शहर में ही, और इसके बाद मैं अपने गांव आता था, जाता था। अब मुझे तब डर भय नहीं लगता था। मुझे लगता था कि अब मैं कुंवारा थोड़ी हूँ कि वो लड़की मुझ पर आकर मरेगी मेरे साथ। अब वो कहेगी कि मुझसे शादी कर लो, या मेरे साथ रहने का कोशिश करेगी, क्योंकि अब मैं उसकी नज़र में शादीशुदा हो चुका था। मुझे किसी बात का अब डर नहीं था। लेकिन कभी कभी जब मैं रात को डर जाता था कोई भयानक सपना देख करके, ये बात मेरी पत्नी को भी पता था। तब पत्नी कहती थी, ये वही सपने में थी क्या, वही सपने में थी? तब मैं कहता हूँ नहीं नहीं, कुछ अलग सपना दिखा था। लेकिन उससे मेरा पीछा छूट चुका था। लोग बाग मुझे कहते थे, मेरे यार दोस्त कहा करते थे इस घटना के कुछ सालों के बाद में, कि देख दीपू, तूने बहुत बड़ी गलती की। उस जगह से तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। वो तुम्हारे अपने माहौल में एक लेक नहीं जाती। जैसे अब उसका प्यार तुम्हारे साथ में हो गया था, वो तुम्हारे साथ में ही रहती, तुम्हारे ढाबे में रहती, या तुम्हारे कहीं और रखते थे तुम उसको। तुम्हारे पास में धन की कमी नहीं होती। जो जिन्नात लड़की होती है ना, उसके पास में पैसे के कोई अभाव नहीं होता है, वो बहुत ही धनवान होती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब करके, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था। मैं कभी कभी सोचा करता था कि शायद जो लड़के मुझसे कह रहे थे ना, सच्ची तो कह रहे थे। उसके पास में कोई पैसे की अभाव ही नहीं था। हर बार करारा करारा नोट लेके आती थी, जैसे उसके पास नोट छापने का मशीन हो। अगर वास्तव में मैं उस रात नहीं भागता, तो मैं तो शायद अमीर होता। ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं कभी कभी पछताता था। लेकिन अगले पल मेरी पत्नी का चेहरा सामने आ जाता था, और तब मैं कहता था कि जो हुआ ईश्वर ने किया, ईश्वर ने ही मुझे उस जंजाल से बाहर निकाला। और इसके बाद उस मैं घटना को भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज भी उस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी दीपचंद जी की भेजी हुई अपनी याद बीती। कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।